हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को दिए होंगे। वैसे एग्ज़ाम तो आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत ही कष्ट आपको दिया होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका सेट किया गया था और जो क्वेश्चन जो सेट कर रहे थे वो भूल गए थे कि ये पेपर जो आपका सेट कर रहे हैं वो डिप्लोमा का पेपर है। शायद उनके दिमाग में ये बात रहा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो आपको थे वो गेट में पूछे गए ऑब्जेक्टिव थे। जो गेट के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब के सब ऑब्जेक्टिव आप में डाल दिए गए थे। वैसे आप फिर भी अगर अच्छे से थोड़ा मोड़ा पढ़कर अच्छे से गए होंगे, जितना हम पढ़ाए हैं, तो उस अनुसार आप कम से कम तो 10 ऑब्जेक्टिव तो सही कर ही लेते। बाकी 10 ऑब्जेक्टिव बहुत ही टफ था। 3 ऑब्जेक्टिव तो हमसे खुद नहीं अभी बन पाया एट इंस्टेंट, उसको हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे। अभी तो 3 क्वेश्चन हमसे बना नहीं है, तो उसको हम बना देंगे बाद में। तो क्योंकि आप लोग जल्दी से डिमांड करे थे, सर जल्दी आंसर दीजिए, इसलिए हम जितना हमसे भी बन पाया उतना हम आपको बनाकर ले आए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन कुछ इजी था, 10 क्वेश्चन अप्रोक्स ऐसा था जो कि आप बना सकते थे। बाकी और क्वेश्चन पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। तो क्या है कि व्हेन अ थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बाइस द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड पीएन जंक्शन। थायरिस्टर अगर फॉरवर्ड बाइस में होता है, मतलब फॉरवर्ड बाइस ब्लॉकिंग की बात कर रहा है, तो फॉरवर्ड बाइस ब्लॉकिंग में कुल मिलाकर कितने ब्लॉक जंक्शन रहते थे? तो एक जंक्शन हमारा ब्लॉक रहता था, जंक्शन J2, बाकी दोनों को दोनों हमारा रहते थे जो मतलब कि फॉरवर्ड बाइस में होते थे। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर नॉर्मल एससीआर टर्न ऑन टाइम इज। नॉर्मल एससीआर में टर्न ऑन टाइम क्या होता है? तो टर्न ऑन टाइम जो होता है वो हमेशा लेस देन टर्न ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? तो हमेशा लेस देन टर्न ऑफ टाइम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। once SCR start conducting forward current its get losses control over। कह रहा है कि एक बार हमारा SCR जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है, फॉरवर्ड करंट जब उससे फ्लो नहीं लगता है तो उसका गेट लॉसेस कंट्रोल होता है किसके? एनोड सर्किट वोल्टेज से, सिर्फ एनोड सर्किट करंट ओनली से, या एनोड सर्किट वोल्टेज एंड करंट से, या एनोड सर्किट वोल्टेज करंट एंड टाइम से। तो इसका होगा एनोड सर्किट वोल्टेज एंड करंट, दोनों से हमारा होता है। मतलब करंट से तो होता ही है और सर्किट वोल्टेज से भी होता है। ये आप लोग जब इसका पढ़ाए होंगे तीनों मोड, जब इसका वर्किंग जब VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे वहाँ पर भी ये बताए थे आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ए थायरिस्टर कैन बी टर्म्ड एज। थायरिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? तो थायरिस्टर हमारा DC स्विच होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यहाँ तक देखिए चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, चारों क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट हमारा है गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है ही नहीं। पहली बात तो ये हमें पढ़ना ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं गेट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ गेट के बारे में पढ़ना है। गेट मेथड से जैसे हम लोग उसको टर्न ऑन करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका सिलेबस में है नहीं, तो ये क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए, लेकिन दिया है। इसका राइट आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थायरिस्टर इज क्या है? तो ये हमारा एक कर्व होता है जो कि बनाया जाता है VG और IG के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये आपके सिलेबस के बाहर का चीज़ है। तो सिलेबस में आपका पढ़ना है ही नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप छोड़ दीजिए। मतलब इसमें अगर जो सी किए होंगे सही तो उनका सही होगा, नहीं तो गलत होगा। इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन ईच पेयर ऑफ SCR कंडक्ट फोर। कह रहा है कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन चाहिए इस पेयर में, तो SCR कंडक्ट करता है किसके लिए? पाई से अल्फा तक में, या पाई तक में, या फिर अल्फा, या फिर पाई प्लस अल्फा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कंडक्शन करता है SCR वो पाई में करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पाई। ठीक है, पाई रेडियन, मतलब यहाँ रेडियन में होता है इसका वैल्यू। अ फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस इंडक्टिव लोड विल प्रोवाइड। फ्री व्हीलिंग डायोड जो हमारा इंडक्टिव लोड की ओर लगा होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? तो वो क्या प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहला क्विक टर्न ऑन, तुरंत टर्न ऑन करता है। क्विक मतलब स्लो टर्न ऑफ, जल्दी टर्न ऑफ करता है। रिड्यूस यूटिलाइजेशन फैक्टर या इंप्रूव पावर फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा इंप्रूव पावर फैक्टर। ये हमारा पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो ये आंसर को मारेंगे उनका सही होगा। ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ऑपरेट एज एन इन्वर्टर व्हेन अल्फा इज। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर जो है वो ऑपरेट करता है इन्वर्टर के रूप में कब? तो जब हमारा जो है वो कब ये ऑपरेट करता है? तो जब हमारा अल्फा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, तब उस कंडीशन में ये करता है। एंड देयर इज सुटेबल DC सोर्स इन द लोड सर्किट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये कुछ गेसिंग भी काम कर सकता था। बेसिकली कभी भी देखते होंगे कि अगर लंबा सेंटेंस दिया हो रहा था, ये ऐसे हर हमेशा तो नहीं काम करता, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो इस कुछ तुक्काफिकेशन मेथड को भी आपको अपनाना चाहिए। उससे भी आपका आंसर चांसेस रहता है कि कुछ सही हो जाए। यहाँ पर देखिए सबसे
अलग आंसर आपको कौन दिख रहा था इसमें, सबसे अलग आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा था, तो इसलिए इसको जो अगर इस तरीके से अगर भी किए होंगे तो वो सही कर सकते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ नहीं पता चले तब ये सब ट्रिक को अपनाना चाहिए। इच डायोड ऑफ 3 फेज 6 पल्स ब्रिज डायोड रेक्टिफायर कंडक्ट्स फॉर, करेक्ट, हर एक डायोड 3 फेज 6 पल्स ब्रिज डायोड रेक्टिफायर कंडक्ट करता है कितने एंगल पर, तो वो हमारा आता है 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है कि इन डीसी चॉपर द वेवफॉर्म फॉर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रेस्पेक्टिवली। डीसी चॉपर में कह रहा है कि डीसी चॉपर का वेवफॉर्म, डीसी चॉपर तो आपको बताया था, तो उसमें आप क्या देखें कि इनपुट जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है, और आउटपुट वोल्टेज जो उसका होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि व्हेन अ सीरीज एलसी सर्किट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई ऑफ V वोल्ट थ्रू अ थायरिस्टर देन पीक करंट थ्रू थायरिस्टर इज, क्या कर रहा है कि ये देखिए डायरेक्टली फार्मूला था कि व्हेन अ सीरीज एलसी सर्किट इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई ऑफ वोल्ट V थ्रू अ थायरिस्टर देन पीक करंट थ्रू थायरिस्टर इज। तो इसका डायरेक्टली हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसका हमारा डायरेक्टली फार्मूला होता है V इंटू में रूट अंडर C अपॉन में L। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। कौन सा है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिए लिखा, हम यहाँ पर इसमें टाइपिंग में रूट नहीं आ रहा था इसलिए हम पेन से ही लिख दिए। तो क्या है आंसर इसका, मतलब ऑप्शन में क्या है, V इंटू में रूट अंडर C अपॉन में L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए चॉपर हैज VS एज द सोर्स वोल्टेज R एज द लोड रेजिस्टेंस एंड अल्फा इज ड्यूटी साइकिल फॉर दिस चॉपर RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज। RMS वैल्यू क्या होता है इसका, तो उसके लिए हमारा इसका फॉर्मूला डायरेक्टली जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर अल्फा इंटू में VS। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूट अंडर अल्फा इंटू में VS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी गेट में कहीं ना कहीं, गेट में या फिर जो हायर एग्जाम है उसमें ये पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आपके लेवल का ये नहीं है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया ये आपके लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव तो एकदम नहीं है। इन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन ऑफ PWM इन्वर्टर थर्ड हार्मोनिक्स कैन बी इलिमिनेटेड इफ पल्स विड्थ इज इक्वल टू, करा कि ये क्या करा है कि सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन ऑफ PWM इन्वर्टर में थर्ड हार्मोनिक कैन बी इलिमिनेटेड। थर्ड हार्मोनिक हम लोग इलिमिनेट करते हैं इफ पल्स विड्थ इज इक्वल टू, अगर उसका पल्स विड्थ कितना होना चाहिए, तो अगर उसका पल्स विड्थ जो हमारा है, अगर उसका पल्स विड्थ 120 डिग्री होता है, पल्स विड्थ उसका 120 होता है, तो वो हमारा जो है वो इलिमिनेट हो जाता है। तो इसके लिए 120 होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कर रहा है कि ए PWM स्विचिंग स्कीम इज यूज्ड इन सिंगल फेज इन्वर्टर टू। PWM स्विचिंग स्कीम, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सिंगल फेज इन्वर्टर में, क्या, इन्वर्टर टू रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विथ मोडसेट फिल्टरिंग या मिनिमाइजिंग द लोड ऑन DC साइड, इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ बैटरीज, रिड्यूस लो ऑर्डर हार्मोनिक्स एंड इंक्रीज हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लो ऑर्डर हार्मोनिक्स। क्या होगा, लो ऑर्डर हार्मोनिक्स। इतना ही होगा, लेकिन इतना दिया है तो यहाँ पर अगर ये सिंगल की जगह अगर 3 फेज देता है तो ये पूरा होता है, और इसे सिंगल फेज दिया तो रिड्यूस लो ऑर्डर हार्मोनिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कनेक्शन विथ इन्वर्टर। करें इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन्वर्टर के केस में, इन्वर्टर के कनेक्शन के केस में। तो क्या दिया है देखिए, तो लिखा है कि VSI एंड CSI बोथ रिक्वायर फीडबैक डायोड, तो ये तो नहीं है। ओनली CSI रिक्वायर फीडबैक डायोड नहीं, GTOs कैन बी यूज्ड इन CSI नहीं, ओनली VSI रिक्वायर्ड फॉर फीडबैक डायोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ओनली VSI रिक्वायर्स फॉर फीडबैक डायोड। वैसे ये भी आपको उतने अच्छे ढंग से पढ़ना नहीं था, मतलब था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये थोड़ा होता है कि उसी से आप क्वेश्चन उठा कर दे दीजिए। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा था, लेवल मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि कोई भी इसको बना सकता है, आसानी से बना सकता था। यहाँ तक कि आपको ये भी कहते हैं कि आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर भी होंगे अच्छे अच्छे, उनसे भी सारा 20 में 20 सही क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन का वो लेवल ही नहीं है। क्वेश्चन का लेवल ही बहुत ही मतलब हायर लेवल है। गेट का क्वेश्चन आप डिक्टो देखिएगा तो पूछा गया गेट का क्वेश्चन, और आप लोग का लेवल डिप्लोमा है, डिप्लोमा में इतना डीप में पढ़ाया भी नहीं जाता, इतना डीप में आपको पढ़ना भी नहीं है। तो अगर पूछ दिया तो उसका कुछ कह नहीं सकते। ऐसे भी जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो क्वेश्चन सेट किए होंगे, हमको यही उम्मीद है कि उनसे भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व होगा। सीधे क्या किए, गूगल पर गए, कॉपी पेस्ट मारे हैं, सीधे देखें जो भी क्वेश्चन हमारा था गेट का पूछा हुआ पेस्ट कर दिए। इन सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर, सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर में क्या है कि द लोड करेंट हैज स्क्वायर वेव, यही क्वेश्चन में देखिए हमारा
जो है वो सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीरीज इन्वर्टर पढ़े हैं, सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर नहीं पढ़े। तो इसीलिए हम लोग को ये जो क्वेश्चन है इसमें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं, आपको हम पढ़ाए नहीं, तो इसके बारे में हमको अभी कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा एक पेंडिंग में था, क्वेश्चन नंबर हमारा 60। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 2 आइडेंटिकल SCR कनेक्टेड बैक टू बैक फीड अ लोड R इन ईच SCR फायरिंग एट 90 MI वोल्टमीटर अक्रॉस द लोड वुड रीड, क्या रीड करेगा, तो वो हमारा रीड करता है 0। क्या रीड करेगा, वो 0 रीड करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है वो क्या कर रहा है कि डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर बीइंग फीड बाय अ 3 फेज इन्वर्टर एंड ऑपरेटेड इन कांस्टेंट V/F कंट्रोल मोड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टार्टिंग। इसमें कोई कमेंट नहीं, क्योंकि इसका आंसर पता ही नहीं है, अभी हम इसका आंसर को हम जानते नहीं, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग अभी छोड़ देते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गया, ओवरऑल 3 क्वेश्चन हम नहीं बनाए आपका। एक ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है ये भी हमसे नहीं बना, क्योंकि इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। थायरिस्टर कंट्रोल कंपनसेटर इज यूजुअली डिजाइन टू ऑपरेट एट, इसको कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, स्लाइटली लैगिंग या स्लाइटली लीडिंग। हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसमें लीडिंग होना चाहिए, क्योंकि इसका जो हम लोग उपयोग जनरली जो है वो ट्रांसमिशन में करते हैं। तो ट्रांसमिशन के केस में तो हमारा लीडिंग होना चाहिए, लैगिंग तो होना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे ख्याल से तो बी होना चाहिए, लेकिन अभी इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम 3 क्वेश्चन को छोड़े हैं, वो 3 क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड आउट करके आपको इस वीडियो में पिन जरूर कर देंगे कमेंट में, अगर इसका सारा आंसर हमको प्रॉपर मिला तब, क्योंकि गलत आंसर बताने से कोई फायदा है नहीं। इन DC चॉपर पर यूनिट रिपल इज मैक्सिमम व्हेन ड्यूटी साइकिल अल्फा इज, जब ड्यूटी साइकिल अल्फा हमारा 0.5 होता है तब ये होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव तो लगभग का सही गया ही होगा, 8-10 ऑब्जेक्टिव। जिसका 8 से 10 ऑब्जेक्टिव सही गया है उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव जैसा कि स्टूडेंट बोले और हमने तो क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही भेजा, क्वेश्चन भेजने के लिए बोलते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव भेजते हैं, सब्जेक्टिव भेजे ही नहीं कोई। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट कुछ लोग कॉल किए थे, कुछ लोग बात किए तो बोले सर सब्जेक्टिव तो सही था, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा दिक्कत था, ऑब्जेक्टिव जो था वो समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात है कि किसी का उतना अच्छा नहीं गया होगा। मैक्सिमम लड़का का 10 से 12 ऑब्जेक्टिव अगर सही जाता है, वो भी तुक्का के आधार पर, तो बहुत है। नहीं तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 8-10 के अप्रॉक्स में ही आप ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा आप कितनों भी पढ़े रहते तो आप सही नहीं कर पाते। तो यही आशा और यही उम्मीद के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं कि आप लोग का एग्जाम फिर भी मिला जुला कर अच्छा गया होगा। ये हो जाता है कभी कभी, एक आध पेपर उल्टा सीधा दे देता है, वो बोर्ड वाला का जो मन में आता है वो करता है। एक तो फालतू का दोबारा एग्जाम लिया है। क्वेश्चन अगर आप लोग को इतना ही उसको चिंता था तो क्वेश्चन को कैसे लीक हो गया, पूरा प्रोटेक्शन से क्वेश्चन भेजना चाहिए। तो अपना गलती तो देखा नहीं, विद्यार्थी को दोबारा सिर्फ परेशान किया है। तो कोई बात नहीं है, उन लोग का जो करना है किया है, कोई बात नहीं, आपको नंबर अच्छा ही मिलेगा। कॉपी ढिलाई में ही चेक होगा, उतना टाइटली चेक कॉपी नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव लेकिन जिसका भी 10 से तक सही है उसका बहुत अच्छा एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, और साथ ही साथ एक हम जेई के लिए मतलब कुछ ला रहे हैं, हम फैकल्टी को एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि अभी तक गेट में 6 बार क्वालिफाइड हैं, प्लस में NIT से MTech किए हुए हैं, उनको हम लोग ला रहे हैं। बस कुछ ही दिन में 4 से 5 दिन में हम इंट्रोड्यूस उनको कर देंगे। तो एक बार उनका डेमो क्लास जो है यूट्यूब पे हम डालेंगे, जाएगा कुछ क्लास देख लीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो उनका बैच आएगा जेई के लिए, अगर नहीं आएगा पसंद तो जेई के लिए बैच आप लोग का हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। जो भी पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे, बहुत होगा तो 1 से 2 पेपर हम पढ़ाएंगे, बाकी सारा का सारा पेपर वही NIT वाले जो सर हैं, NIT वाले जो पास आउट हैं, NIT से MTech किए हुए हैं, और साथ ही साथ लेक्चरर भी हैं लखीसराय कॉलेज में, GEC लखीसराय में, और उसके साथ साथ गेट क्वालिफाइड ओवरऑल 6 टाइम है। तो अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा और अच्छा ही उसके पास नॉलेज होगा। वो जब वो सेशन लेंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग बोलिएगा कमेंट करके, उसी अनुसार उनको हायर किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।